माननीय हमारे नगर के गौरव मुनि श्री सोम सागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, क्योंकि विषय मेरा रिसर्च का विषय है। ये 20-25 साल मैंने इसी बात के अनुसंधान करने में दिए हुए हैं कि खेती कैसी होना चाहिए, जिसमें हम विष मुक्त खेती कैसे करें, विष कैसे हटाएं, जहर कैसे हटाएं। तो मैं ज़्यादा क्लिष्ट या कठिन भाषा का उपयोग न करते हुए थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें आप लोगों के प्रश्न दिमाग में डालना चाहूँगा कि इससे आप समझ पाएँ कि खतरे क्या हैं। पहले हमें ये समझना है कि वर्तमान में चुनौतियाँ क्या हैं और भविष्य में चुनौतियाँ क्या होंगी। जो एक साधारण मनुष्य होता है वो अपने जीवन हाँ, जो साधारण मनुष्य होते हैं हम लोग, वो सिर्फ हमारे खुद के जीवन के बारे में सोचते हैं। थोड़ा ज़्यादा आगे सोचा तो सोच लिया कि हमारे बच्चों का क्या होगा। इससे जो संत महात्मा महापुरुष ये हमें ऐसी शिक्षा दे के जाते हैं कि जो सदियों तक, ये जब तक ये जहान संसार रहेगा, वो प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। इसीलिए वो महात्मा जिनको हम महापुरुष इसीलिए बोलते हैं कि उनकी सोच का दृष्टिकोण स्वयं के ऊपर ना होकर या स्वयं की संतति के ऊपर ना होकर वो विश्व कल्याण की, मानव कल्याण की दूरगामी सोच के बारे में हमें आगाह कर देते हैं। अब आप हम जो, हालांकि गीता में भी इस वाक्य का उल्लेख है और जैन समाज के लिए भी ये मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्मा का। तो हम जब इसी का गंभीर रूप से चिंतन करें तो ये कितना पुराना मंत्र है, अहिंसा परमो धर्मा। और जिन महात्माओं ने, महापुरुषों ने, ईश्वर ने ये हमें ये शब्द दिया, तो इसमें सारे ग्रंथ, सारा विज्ञान, ये सब समाहित हो गया। ये शब्द आज भी प्रासंगिक है, ये श्लोक ये आज भी प्रासंगिक है, अहिंसा परमो धर्मा। हमें ऐसा लगता है कि हम कृषि करते हैं या हम अन्न पैदा करते हैं या हम पशुओं को, पशु पक्षियों को, जीवों को, मनुष्य को ये भ्रांति है, मानव को, कि इन्हें जिंदा हमने रखा हुआ है। हम सोचते हैं कि पशु पक्षी या और जो भी चीज़ें हैं सब हमने जिंदा रखी हैं। गाय को हम खिला रहे हैं या किसी भी चीज़ को हम पाल रहे हैं। नहीं, ये थोड़ा सा विज्ञान उल्टा है। इसको आप समझ के देखिए कि खतरा ये है कि अगर इसी तरह से हम जहरीले रसायनों का उपयोग करते रहे तो जहरीले रसायन वो, चूँकि आज आपको डायरेक्टली तो मार नहीं रहे हैं, अभी तो इंसानों के ऊपर उसके दुष्प्रभाव धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन जब हम जहरीले रसायनों का उपयोग करते हैं तो हजारों लाखों की संख्या में जो जीवाणु रहते हैं जमीन के अंदर, तो वो मर जाते हैं। और वो जीवाणु मर जाते हैं तो जमीन में बंजर होने लगती है। अब यहाँ पर दांगी समाज के प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं, ये बड़े बड़े काश्तकार हैं, किसान हैं, ये लोग समझते होंगे कि आद क्या होती है। महाराज जी, जमीन में आद को देखते हैं कि नमी कितनी है। तो ये आद बनी रहती थी पहले, पानी कम भी गिरा लेकिन जमीन में आद लंबे समय तक रहती थी, तो अगली बोनी भी बिना पलेवा के हो जाती थी। गलत कह रहा हूँ क्या मार साहब? मसूर बो देते थे, बिना पानी के मसूर हो जाती थी। तो वो क्यों हो जाती थी ये आप समझें। क्योंकि जो जीवाणु जो हैं, पहले रसायनों का उपयोग नहीं होता था, तो जीवाणु जो सूखे पत्ते, पत्तियां, जो भी अवशिष्ट पदार्थ फसलों के या वृक्षों के हैं, उनसे ऑर्गेनिक कार्बन बनाते थे और वो ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में पानी को रोक के रखता था। जमीन की उत्पादक क्षमता यूरिया, डीएपी के, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पे निर्भर नहीं है। जमीन की और उत्पादक क्षमता कार्बन पर निर्भर है, ऑर्गेनिक कार्बन पर निर्भर है। इसलिए हम इस खेती को ऑर्गेनिक खेती बोलते हैं, जो विषमुक्त होती है। जिस चीज से भी अगर आपकी जमीन का कार्बन कम हो रहा है तो आपकी जमीन अपनी उत्पादकता खो रही है। और अगले 50 साल में जिस तरह से ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में कम हो रहा है, तो हमारे लिए अन्न की
उपलब्धता ही खतरे में पड़ जाएगी। ये मेरा कथन नहीं है, ये आप यूनाइटेड नेशन के वीडियो देखिए, वो ये कह रहे हैं कि इस रफ्तार से अगर रसायन उपयोग होते रहे तो 50 साल में ऑर्गेनिक कार्बन खत्म, ऑर्गेनिक कार्बन खत्म जमीन में, तो जमीन में पानी को रोकने की क्षमता खत्म। जब पानी को रोकने की क्षमता खत्म, तो जब उसमें जीव ही नहीं रह पा रहे तो आप उपजाऊ क्या कर लेंगे? आप केमिकल की परत डालकर उसमें खेती कर सकते हैं क्या? मैं इस पूरी जमीन पर डीएपी बिछा दूं, बीज डाल दूं, अंकुरित हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो मिट्टी हमारे लिए, मिट्टी हमें पालती है, मिट्टी हमें खाने देती है। मिट्टी में जो पानी को अवशोषित करने की क्षमता है, उसी से हमारे भूगर्भ में जल जाता है। लेकिन उसकी ये क्षमता बनी रहे, उपजाऊ क्षमता बनी रहे, उसमें हम जहरीले रसायनों का प्रवेश ना करें। जो बड़े बड़े किसान हैं वो कम से कम 5-10 बीघा में इसका प्रयोग करके देखें। 5 बीघा बहुत साधारण है, बहुत बड़े बड़े किसान हैं अपने क्षेत्र में। या जैन समाज के लोगों को तो अगर खेती से अगर प्रॉफिट ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्यापारिक कम्युनिटी है, व्यापारिक कौम है। आप लोग तो तुरंत ही इसको बंद कर दीजिए, आप रसायनों का प्रयोग ही मत कीजिए। मैं भी खेती कर रहा हूं, मैं नुकसान झेल रहा हूं पिछले 10-15 साल से, लेकिन मैं नुकसान झेलने के बावजूद परवाह नहीं करता। और ऐसी तकनीकें डेवलप की हुई हैं मैंने कि आज ईश्वर की कृपा से मतलब बिजनेस तो कर ही रहे हैं, लेकिन हजारों 1 लाख किसानों को महाराष्ट्र के, कर्नाटक के मैं रासायनिक खेती से मुक्त कर चुका हूं। और गन्ने और कपास जैसी जो अधिक पानी की फसलें समझी जाती थी, उनको कम पानी में करके भी दिखाया। और ये तथाकथित मेरा दावा नहीं है, इनका प्रयोग मैंने विश्वविद्यालयों में, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालयों ने इस बात को प्रमाणित किया कि बिना खाद और बिना केमिकल के भी जो मैंने टेक्नोलॉजी ऑर्गेनिक कार्बन पर डेवलप करी है, उससे खेती की जा सकती है और उत्पादन भी बराबर का लिया जा सकता है। तो हमें चिंता ये करनी है कि भूमि के जीव ना मरें, हम रसायनों का उपयोग ना करें। और दूसरी चीज, हम ये सोचते हैं कि खेती हम कर रहे हैं। खेती की 70% फसलें विश्व की मधुमक्खी के जिंदा रहने के ऊपर निर्भर हैं। अगर आपके जहरीले रसायनों का उपयोग करके आपने, अब पहले तितलियां और मधुमक्खियां दिख जाती थी, गुरुदेव आजकल तितलियां और मधुमक्खियां भी दिखनी बंद हो गई हैं जहरीले रसायनों के कारण। तो अगर मधुमक्खियां इस पृथ्वी से खत्म हो जाएं, तो आप कभी गूगल पे डाल के पूछना कि अगर मधुमक्खी नहीं खत्म हो गई तो क्या होगा। मधुमक्खी अगर खत्म हो गई तो अकाल पड़ जाएगा। 70 से 80% चीजें खाद्यान्न उत्पन्न ही नहीं होंगे। जिनमें भी फूल आता है वो उसके लिए, उसमें पैदा करने की जिम्मेदारी मधुमक्खी की है। आप ज्यादा दूर मत जाइए, शाजापुर जिले में संतरे के हजारों एकड़ के खेत खड़े हुए हैं जिनने ज्यादा रसायन डाला, आसपास के इलाके की मधुमक्खियां मर गईं। और संतरे के सैकड़ों एकड़ के पेड़ खड़े हुए हैं, लेकिन उनमें फल नहीं लग रहे। तो अब आप बताइए, मधुमक्खी हमें पाल रही है कि हम मधुमक्खी को पाल रहे हैं? तो इस विज्ञान को समझिए कि सूक्ष्म जीव ही कारक हैं हमें जिंदा रखने के लिए। जो हमारे मनीषियों ने, भगवान ने, महापुरुषों ने जो मंत्र दिया अहिंसा परमो धर्मा का, वो इतनी लंबी सोच के दिया कि कभी आप ऐसी कुछ क्रियाएं ना करने लगें कि आप हजारों कुंटल रसायन डाल के पूरे जीवों को मार दें। जब आप जीवों को मार देंगे तो आपका अस्तित्व सुरक्षित ज्यादा दिन तक नहीं है, 50 साल की बात है। और कई लोग, हम में आप में से मैं नहीं देख पाऊंगा, नई जनरेशन के कई लोग वो दिन देख लेंगे। और कई जगह ये दिन दिखने लगे, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, या जहाँ पंजाब में। महाराष्ट्र तो सुधर गया है, महाराष्ट्र में अब लोग जीवामृत बनाते हैं। वहाँ जीवाणुओं को गुड़, छाछ, गौमूत्र, गोबर डाल के और उसमें दाल वगैरह का पीस के डाल के, और वो जीवामृत बोलते हैं उसको सड़ाते हैं, सब चीज़ों को, उसमें बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, वो खेतों में छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गई कि हमने सारे जीवाणु मार डाले। तो ये जन जागृति के रूप में विशेषकर जैन समुदाय के लोग, ये सभी का कर्तव्य तो सभी का ही है। और नहीं समझेंगे जो लोग, उन्हें प्रकृति समझा देगी जमीन बंजर करके। पहले मसूर का उत्पादन कितना होता था बिना पानी के, ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े किसान बिलेरू के, इनसे पूछ लीजिए आप, मुन्ना भैया, मसूर के लिए जब तक मसूर रही, जब तक ये क्षेत्र संपन्न रहा, क्योंकि जब तक हम केमिकल यूज नहीं करते थे ज़्यादा, और चारा मार दवाई तो थी ही नहीं, चारा मार दवाई डाल डाल के और हमने खेतों की हालत खराब कर ली है। क्योंकि जो चारा हम बखरनी करते थे तो वो चारा दोबारा खेतों में चला जाता था, तो वो हरी खाद का काम करता था। प्रकृति ने जिस चारे को हम दुश्मन समझ रहे हैं,
ईश्वरीय रचना ने उनको खाद के रूप में आपको दिया है। और जब आप 2-3 बखन्नी अच्छे से कर लेते थे बरसात में, तो जमीन कितनी मुलायम तैयार होती थी, तो बिना पानी के भी मसूरें हो जाती थी। आज आप पानी भी दे रहे हो तो वो एवरेज नहीं ले पा रहे हो जो आज से 25-30 साल पहले लेते थे। कुकावली वालों के भी बड़े बड़े तालाब थे, सैकड़ों हजारों कुंटल मसूर होती थी, अब नहीं हो रही। मसूर बिना पानी के और बिना रसायनों के ये क्षेत्र संपन्न था, और जब से रसायनों का प्रवेश हुआ है, किसानों के चेहरों पे वो चमक नहीं है जो 30 साल पहले थी। तो इस बात को समझें कि हमें जीवाणुओं को जिंदा रखना है, इसी पे पर्यावरण निर्भर करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जितनी हवा की वहां पर भूमि में जाके समाहित होगी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, उतनी ऑक्सीजन का लेवल हमारे यहाँ बढ़ेगा। तो इस बात को पढ़ें, नए बच्चे जो बैठे हुए हैं वो ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है, मधुमक्खी का क्या रोल है, जीवाणुओं का क्या रोल है, ये आप गूगल पर डाल के पढ़िए, समझिए, बहुत सारी जानकारी है। नहीं तो इस जीवन को खतरे में, ये पृथ्वी खतरे में है। तो इसको बचाना हम सब लोगों के हाथ में है। और मुहिम आज मैं चला रहा हूँ, मैंने चलाई, अपने जीवन दिया, 20-25 साल दिए, आगे और भी आएंगे लोग कमान संभालेंगे। और अनुरोध है चूँकि जैन समाज से कि वो तो गुरु जी आदेशित करें कि जैन समाज के जितने भी संपन्न कृषक हैं वो तो रसायनों का उपयोग छोड़ ही दें, क्योंकि ये बिल्कुल ही अधार्मिक कृत्य है। अगर हम सक्षम हैं हमारी दाल रोटी या सब चीज़ों को चलाने के लिए, और उसके बाद में अगर हम ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी अगर जहरीले रसायनों का उपयोग करते हैं, तो हम धार्मिक कहलाने के लायक नहीं हैं। तो ये संकल्प करें आप लोग, यही मेरा निवेदन है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया। आदरणीय परम पूज्य महाराज जी हमारे नगर के गौरव, जो चूँकि हमारे नगर के ही हैं, उनसे सानिध्य प्राप्त हुआ, उसके लिए आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरी बात ये बचाने की, जीवाणुओं को बचाने की, और ये आपके मन मस्तिष्क में बैठे, इस धरती माता की हम सेवा करें। ये मूक माटी विद्यासागर जी महाराज लिख के गए, तो इसको आप ग्रंथ को पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन उसका संदेश ही देख लें कि कितने बड़े मनीषी थे कि वो अपनी किताब का टाइटल ही दे गए मूक माटी। उसका मतलब ये है कि ये माटी मूक है, आपसे नहीं बोल पा रही है। ये कभी किसी आशीष पालीवाल के माध्यम से बोल के बताएगी, कभी किसी रोहित के माध्यम से बोल के बताएगी कि ये आपको आगाह करेगी। माटी नहीं बोल पा रही, तो आप उस मूक माटी की भाषा को समझें, हमारे विद्यासागर जी महाराज के संदेश को समझें कि वो समझ गए इस बात को कि माटी को अगर हम दर्द नहीं समझेंगे तो आप किताब ना पढ़ें, लेकिन उसका शीर्षक ही उसको अर्थ जीवन में उतार लें, तो हम इस पृथ्वी की रक्षा करने में, और अर्थव्यवस्था भी तभी बचेगी जब जमीन नहीं बचेगी, उत्पादक क्षमता नहीं बचेगी, जल नहीं बचेगा, तो आपका पैसा कहां से बचेगा? पैसा तो वही है ना, पैसा तो वहीं से आएगा। जमीन की उत्पादक क्षमता कमजोर हो जाएगी तो ना स्वास्थ्य का धन बचेगा, ना धन वाला धन बचेगा। तो उसको सोचना बहुत जरूरी है। आप सब लोग इसको करें। और रोहित भाई को भी बहुत बहुत बधाई, उनसे मुलाकात हुई, वो भी काफ़ी काम कर रहे हैं, अभी उनसे और चर्चा करेंगे। और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। बहुत ही जोरदार कृतज्ञता से। देखिए हमारे आशीष भैया की विशेषता, उन्होंने स्वयं अपने ऊपर प्रयोग किया, स्वयं अपनी खेती में ऑर्गेनिक खेती बिल्कुल वो कर रहे हैं। दूसरा, गुरुवर की मूक माटी का उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया है, ये हम सभी जानते हैं। तो एक बार पुनः जोरदार कृतज्ञता से भाई आशीष जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं सादर आमंत्रित करूंगा, हमारे भैया जी विराजमान है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें आदरणीय भैया जी। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं जोरदार करतल ध्वनि के बीच उदयपुर से हमारे बीच पधारे हुए कृषि वैज्ञानिक के रूप में, जिन्होंने पूरे देश में, जिनको मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़ा पैकेज मिला था, लेकिन उसको उन्होंने ठुकरा दिया और पूरे ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो राष्ट्रीय सचिव भी हैं इस विधा के। तो सादर आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आएं और अपनी बात हम सभी तक, हमारे कृषक बंधुओं तक, जन जन तक पहुंचाने की कृपा करें। आदरणीय भाई रोहित जी जय। ओम। सबसे पहले जिस गुरुवर के आशीर्वाद से मैं यहाँ सक्षम हूँ आप सब लोगों के सामने यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनको मैं यहाँ से बारंबार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु गुरुवर आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। मुनिवर सौम्य सागर जी महाराज की जय, और यहाँ बिराजे सभी मुनि संघ की जय। नमोस्तु।
पहले तो मुंगावली समाज को जय जिने और धन्यवाद आप सब लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किया। वैसे तो मैं आप सब लोगों से अनुभव में बहुत कम हूँ, फिर भी मैं जो मेरी यात्रा है और वो आप सब लोगों के साथ साझा करूँगा। तो जैसा कि परिचय दिया, मेरा नाम रोहित जैन है, उदयपुर से हूँ, पर पिछले 14 साल से जैविक खेती पे काम कर रहा हूँ। और उससे पहले मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया था, MCA। और यात्रा कुछ ऐसी रही कि MCA करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल मेरे पढ़ाई के दौरान ही मुझे ऐसे लगने लगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं ना। ये मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, बैचलर डिग्री कंप्लीट करी कंप्यूटर्स में, फिर मास्टर डिग्री करने पूना आ गया, पूना में पढ़ाई कर रहा हूँ और आगे नौकरी लग जाएगी। मैं सबके जैसे मेरे सीनियर्स मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, मैं भी करने लग जाऊँगा, पैकेज मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। पर ये सब काम तो एक पशु भी करता है ना, वो भी अपने लिए खाना खोजता है, खाना खाता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है। तो उस पशु में और मुझ में क्या अंतर है कि मैं जो, अगर मुझे एक मानव जीवन मिला है और इस मानव जीवन में सोचने समझने की शक्ति मिली है, मैं कुछ नया नवाचार कर सकता हूँ, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ। मेरा तो जीवन, अगर मैं इसी की एक अच्छा पैकेज मिल जाए, एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं अच्छा कमा लूँ और अच्छा घर चला लूँ, तो मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, इस समाज को मैं कुछ दे के नहीं जा रहा हूँ। तो ये सवाल मेरे लिए बहुत गंभीर था कि मैं क्यों, तो फिर मुझे लगा ये मेरी शिक्षा पद्धति का दोष है कि शायद उसने मुझे इस मौका नहीं दिया कि मैं ये सोच सकूं कि मेरी जीवन की उपयोगिता क्या हो सकती है। तो मैंने सबसे पहले शिक्षा पे काम करना शुरू किया। मौका मिला कुछ आदिवासी क्षेत्र में काम करने का गुजरात में। मैंने ऐसे ही अपनी नौकरी, जब मेरा मास्टर्स यानी मास्टर डिग्री कंप्लीट हुई, तो मैंने तय किया कि नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी है, पहले ढूंढना है कि मैं कैसे अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। तो मैं पूरे देश भर में घूमा, अलग अलग लोगों से मिला, संस्थाओं से मिला और फिर शिक्षा पे काम करना शुरू किया। पर शिक्षा पे काम करते करते मेरा जो मुझे मौका मिला कि गुजरात में आदिवासी इलाका है जहाँ पर 7-7, 8-8 किलोमीटर तक सड़क नहीं है। आदिवासी किसान हैं जो बिल्कुल प्राकृतिक जीवन शैली जी रहे हैं, और ये 2009 की बात है। तो 2009 में मैंने जब उन किसानों के साथ स्कूल खोलने के लिए मैं वहाँ गया था, पर जब वहाँ पर मैंने आदिवासी बच्चों के साथ काम किया तो मुझे लगा जो उनको प्रकृति के बारे में पता है, जो वहाँ पर जो बीज, यहाँ पर मैंने कुछ बीज भी आप लोगों के लिए लेकर आए, आप जब चाहें तो देखते हुए जाए हमारे ये हमारे देश की धरोहर जो इस प्रकृति से जुड़े समाज के लोगों ने बचा रखी है। तो ये सब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, और उनका ये सब प्राकृतिक भोजन शैली, प्राकृतिक जीवन शैली से जुड़ा होने के कारण उनकी जो एक सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, बहुत ज़्यादा है। वहाँ के बच्चे इतने ज़्यादा, भले ही वो नंगे पैर घूम रहे हैं, तन पे ढकने को कपड़ा नहीं है, पर उनकी सोच, उनके विचार बहुत आगे हैं। एक बार ऐसे ही हमारे आदिवासी किसान हैं, उनके साथ मैं जंगल में जा रहा था, तो उनसे मैंने कहा कि जंगल के कुछ जड़ी बूटियों के बारे में समझते हैं, जानते हैं। तो उन्होंने एक कंद दिखाया कि बोले कि ये ज़मीन पे जो लगा हुआ है इससे बुखार उतर जाता है, कभी बुखार होता है। तो मैंने उनको कहा कि ये कंद आप मुझे निकाल के बताइए, मैं देखना चाहता हूँ, मैं इसका फ़ोटो ले लूँ ताकि मैं सेव करके रख सकूँ और समझ में आए। तो उसने पूछा मेरे से कि क्या आप बीमार हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो बीमार नहीं हूँ। तो आपके घर में कोई बीमार है? मैंने कहा नहीं, घर में भी कोई बीमार नहीं है। तो फिर आप इस पौधे को क्यों उखाड़ना चाहते हो? अभी तो उसका जीवन है ना। तो मुझे लगा कि ये ऐसी छोटे छोटे कई चीज़ें हुई, तो मुझे लगा कि ये तो हम में भी समझ नहीं है जो इन लोगों में है ना। और वो प्रकृति से जुड़ाव है, और ये समझ इसीलिए है क्योंकि उनमें ये प्रकृति से जुड़ाव है। तो मुझे लगा कि इनसे सीखने को बहुत कुछ है ना। तो मैंने अपना 1 साल वहाँ निकाला, वहीं समझ बनाई पौधों के बारे में, बीजों के बारे में, हमारे देश में कौन कौन से देसी बीज होते थे। फिर मुझे पता चला कि हमारे देश में तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे बीज बचे हुए हैं। तो पूरे देश भर में घूम के उन बीजों के बारे में समझना शुरू किया। तो ये समझ में आया कि जो खेती में किसान तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। आप यहाँ बहुत सारे कृषक आए हैं और मुझे पता है कि आप लोगों को अभी भी बहुत ज्ञान है खेती के बारे में। तो मैं तो आप लोगों को ज्ञान तो कुछ बता नहीं सकता ना, बस मैंने पहले भी कहा था मैं सिर्फ अपनी यात्रा साझा कर रहा हूँ। तो ये जो ज्ञान है वो हमारे देश भर के बहुत से किसानों को है।
पर हमारी जो शिक्षा पद्धति ने नए जो युवा लोग आए उन्होंने कह दिया भाई साहब आप तो दादा आपको कुछ नहीं पता है, जो पता है वो हमें पता है ना। जितने भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए ना, सभी लोगों ने कहा। अब मैं हमारे एक यूनिवर्सिटी के उदयपुर में एक महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, शायद अशोक जी ने ज़रूर उनका नाम सुना होगा, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। उसके डीन रहे हैं डॉक्टर आर.सी. मेहता साहब। मैं उनका नाम खुले में कोट कर रहा हूँ क्योंकि वो खुद भी खुले में बोलते हैं। तो पहले डीन रहे वहाँ यूनिवर्सिटी के, तो वो बताते हैं कि जब वो नए नए आज से 40-50 साल पहले जब उनको एग्रीकल्चर ऑफिसर का जिम्मा मिला था, तो वो बांसवाड़ा जिले में गए, जो कि एक आदिवासी जिला है, बांसवाड़ा जिला उदयपुर राजस्थान में। तो वहाँ पर किसान बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से जैविक खेती कर रहे थे, पर वहाँ उन्होंने ये कहा कि आप जो खेती कर रहे हो वो बिल्कुल बेकार है ना। उनको ऊपर से आदेश थे कि भाई अभी नए नए खाद आए हैं, नए नए बीज आए हैं, आपको यहाँ पे लाना है, देश में अनाज की कमी है, आपको अनाज की पूर्ति करनी है। पर किसान कोई भी तैयार नहीं था। सारे किसानों की समझ इतनी थी, वो बताते हैं कि सभी किसानों ने मना कर दिया। एक किसान तैयार नहीं था कि मैं अपने खेत में ये यूरिया डीएपी जो भी आप नई चीज़ लेके आए हम जानते नहीं है, उसको डालने को हम तैयार नहीं है, हमारी खेती जैसी है अच्छी है ना। पर बहुत महीनों निकल गए, कोई यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करने को तैयार नहीं। तो फिर उन्होंने ये किया कि अपने जो नीचे काम करने वाले फील्ड वर्कर हैं उनको कहा कि रात को जा के खेतों में डाल के आ जाओ यूरिया डीएपी, पर डालो, एक बार इनको डालोगे ज़मीन में तो अपने आप इनको पता चलेगा। और वो बोलते हैं कि मैंने इतना मतलब जीवन का सबसे बड़ा दुष्कर्म किया कि मैंने वहाँ पर उन किसानों के खेतों में छुप छुप के ये सब डलवाया। और फिर उसके बाद आज बांसवाड़ा जिले में तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है। तो वो फिर उसके बाद जब उन्होंने आरसी में डीन बने, बहुत पद मिला, और तो फिर उन्होंने बाद में तय किया कि नहीं, मैंने जो अब तक काम किए थे उसको वापस सुधारने में काम करूंगा। और आज बहुत बड़ा जैविक खेत उदयपुर में उन्होंने बना रखा है, बहुत सी ट्रेनिंग्स और ये सब कराते हैं। अब तो उनके पूरी टीम तैयार हो गई। पर मेरे कहने का मतलब हमारे जो किसान हैं वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनको सब पता था, पर जैसे ही शिक्षा से कुछ नए निकले हुए लोगों ने ये तय किया कि नहीं हमारे पुराने लोगों को कुछ नहीं पता है, तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई ना। हमने उनके साथ समन्वय नहीं बिठाया, नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी के साथ समन्वय नहीं बिठाया, और ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये मुझे भी लगा है बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, और कैसे जो हमारी पुरानी पीढ़ी का ज्ञान है उसको हम देश और विदेश तक पहुंचा पाएँ। और उसके लिए हमने काम शुरू किया 2011 में, बैनियन रूट्स, हिंदी में बोलेंगे तो बरगद की जड़। क्योंकि इस काम को देश विदेश तक पहुंचाना था, तो हमने एक इंग्लिश में नाम रखा बैनियन रूट्स, ताकि विदेश के लोगों को भी समझ में आए कि हम बात कर रहे हैं जड़ों तक वापस जाने के लिए, है ना। तो हमारी जो पूरी संस्था है वो ये काम करती है कि हम कैसे वापस जड़ों तक लेकर आएँ। तो हमने ये संस्था शुरू करी और लोगों को जोड़ना शुरू किया, किसानों को भी और शहर के उपभोक्ताओं को भी। और किसानों का जो उपज है, जो जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनका उपज डायरेक्ट कस्टमर्स तक पहुँचे, तो उसके लिए हमने काम शुरू किया। और ये मुहिम 2011 में शुरू हुई। 2011 से हमने उदयपुर में अपना सेंटर बनाया। आज मैं खुद भी खेती करता हूँ, और हमारे साथ उदयपुर एरिया में तो 350 किसान हैं, पर पूरे देश भर में 10,000 किसान। हमारा एक संगठन है भारतीय जैविक खेती समाज, इंग्लिश में उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो मैं 4 साल उसका सेक्रेटरी रहा, और अभी भी मैं उसके बोर्ड में हूँ। तो उसके साथ हम यही प्रयास करते हैं कि पूरे देश में हमारे सारे देशी बीज वापस आएँ, और हमारी जो देसी खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, प्राकृतिक खेती है, वो वापस से लौट कर आए। और उसके लिए किसानों को, जो भी किसान, मैंने बताया कि खुद अपने आप में वैज्ञानिक है, बस उसको थोड़े एक विश्वास की ज़रूरत है कि वो जो उसकी उपज है वो बाज़ार में सही से बिक जाएगी। अगर उसको एक विश्वास आ जाता है कि मैं जो खेती में उपजा रहा हूँ और वो बाज़ार में सही कीमत में बिक जाएगी, तो वो खुद जैविक करने के तरीके निकाल लेगा ना। वो खुद अपने आसपास में ढूंढेगा कि कौन लोग हैं जो जैविक कर रहे हैं, मैं उनसे समझ लूँ मेरे कुछ खेतों में समस्या आ रही है, तो उसका निदान निकालो। तो हमारा एसोसिएशन है, उसमें ऐसे ही लोग जुड़ते गए। और उन्होंने जैसे कोई किसान है, वो आज वो करना चाह रहा है और उसको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे ऑर्गेनिक करे, तो वो हमारे दूसरे किसानों से जुड़ता है और उससे सीखता है। हमने ऐसे अलग अलग गाँवों में ऐसे ग्रुप बना रखे हैं जहाँ पे किसान एक दूसरे से सीखते हैं और इस खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस खेती को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमने देखा कि खेती तो हमारी बंजर हो ही रही है केमिकल फर्टिलाइजर से ना, पर इसके साथ साथ अभी पूरे प्रकृति में हमने जहर फैलाने के बहुत सारे धंधे शुरू कर दिए ना। और सिर्फ यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, भाई साहब ने वीडीसाइड की भी बात करी, जो खरपतवार चारा मारने वाली जहर आता है, वो तो हम डाल ही रहे हैं, पर हमने बीजों के साथ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन भी शुरू कर दिया।
आज एक बहुत बड़ा खतरा हमारे देश में निकल के आ रहा है, वो जीएम एक जेनेटिकली मॉडिफाइड। आपने शायद ये टर्म बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा। किसी ने सुना है पहले जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के बारे में? जीन रूपांतरण, हिंदी में अगर बात करें तो जीन रूपांतरण सुना है आपने? जी हाँ, बैंगन पे, बीटी बैंगन पे बहुत हुआ। इसके अलावा किसी ने सुना है? पर स्वीट कॉर्न जानते होंगे लोग। हाँ, तो कॉर्न पे भी, बीटी कॉर्न भी निकल के आया, और भी बहुत सी चीज़ें। कपास जो है, बीटी कपास है ना, वो हमारे देश में सबसे पहली जो जिनांतरित फसल है उसके रूप में आई, बीटी कपास। आप लोग करते हैं बीटी कपास यहाँ पे? निमाड़ में होती है यानी। तो बीटी कपास, तो ये जीन रूपांतरण है। इसमें क्या किया जाता है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड सबसे खतरनाक निकल के आ रही है, पर हम लोग अभी भी उससे अनजान है। ये हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मैं अभी तक क्यों देसी बीजों की बात कर रहा था, कि हमारे देसी बीजों में वो ताकत है जो किसी भी पर्यावरण में होने वाले बदलाव के साथ टिक सकती है ना। आज पर्यावरण में कितने चेंजेस हो रहे हैं, बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी होती है कभी नहीं होती, कभी लेट हो जाती है, गर्मी बहुत बढ़ रही है। तो हमारी देसी बीजों को इस प्रकृति के साथ तालमेल बैठा हुआ था, पर हाइब्रिड आ गए, चलो हाइब्रिड तक ठीक था। अब इसके बाद हाइब्रिड से बढ़ के टेक्नोलॉजी आई जिसमें एक दूसरे जीव का जिन निकाल कर वो बीज के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कभी किसी बैक्टीरिया का जिन निकाल के बीज में डाला जाएगा, कभी किसी पशु का जिन निकाल के दूसरे में डाल दिया जाएगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि सूअर में जैसे रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है ना, तो उसका जिन निकाल के किसी ऐसी चीज़ में प्रयोग कर देंगे कि उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो ऐसे बहुत से प्रयोग हुए, पर इससे क्या हुआ कि बहुत ही बड़ी खतरनाक पर्यावरण में बदलाव आने लग गए। हमने एक ऐसी चीज को बदल दिया जो प्रकृति ने, क्योंकि जीन बनना प्रकृति में बहुत हजारों लाखों सालों से किसी बीज का जिन बनता है, और उसको आपने तुरंत, विज्ञान ने एक ऐसा प्रयोग कर दिया और उसको तुरंत बदल दिया। उससे केमिकल का इस्तेमाल बहुत बढ़ने लग गया। अभी हमारे देश में बहुत बड़ी विदेशी कंपनी है जिसने अभी हमारे देश में टाई अप भी किया है, और सभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर आ रहे हैं। अगर ये हमारे देश में आ जाती है तो हमारा खान पान बहुत दूषित हो जाएगा। हम सोच नहीं सकते उस स्तर तक दूषित हो जाएगा। हम जैन समाज में बहुत सोले की बातें करते हैं, सोला का खाना खाना है, सोले के कपड़े पहनने हैं। तो हम ये बाहरी शुद्ध, मतलब जैसा अन्न वैसा मन, तो हमारे तो अंदर अन्न ही पूरा पॉल्यूटेड जा रहा है, पूरा ही गड़बड़ जा रहा है। हम बाहर कितना ही सोला का पहन ले खा ले, पर जो अनाज हमारे अंदर जा रहा है वो तो पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है ना। उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म हो गई। हम अंतरजातीय विवाह नहीं करते, हम एक दूसरे को भाई बहन में, क्योंकि हम वो जीन को प्रिजर्व करने के लिए नहीं कर रहे ना, कि तो वो सारा सिस्टम जो बीजों का था वो सब खत्म करके उन्होंने बहुत ही, मतलब एक अलग लेवल का काम हो रहा है जिसको हम अभी कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ये जो सारी गड़बड़ की, हम सब लोग अभी अनजान हैं। हम यहाँ बैठे हुए लोग हैं, हमारे देश में बैठे हुए करोड़ों लोग हैं, उनको ये पता भी नहीं है कि ये क्या गड़बड़ होने जा रही है। पर ये गड़बड़ को तो मैं तो कहता हूँ गुरुजी का आशीर्वाद, और गुरुजी ने जो हमें विश्वास दिखाया कि हम किस काम को कर पाए, तो आज यहाँ आकर इसीलिए कर रहे हैं कि हमें ये देसी बीज बचेंगे तो हम जीएम को भगा पाएंगे, है ना। हमारे आज किसान उसके पैदावार की दौड़ में वो उस बीजों को अपना रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुनिश्री बता रहे थे कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है ना, पर उसकी जो कृषि वाली जो बात है ना, वो अब खत्म हो रही है। क्योंकि हमने क्या है, उसको जीविकोपार्जन का बना दिया। पहले तो क्या है कि खेती जो थी वो एक जीवन शैली थी। अगर हम इंग्लिश में भी उसका नाम देखेंगे तो क्या है वो, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में से कल्चर तो हट ही गया। कल्चर क्या होता है, संस्कृति। कल्चर को अगर हिंदी में संस्कृति है, तो संस्कृति मतलब क्या, वो हमारी जीवन शैली हमारे साथ जुड़ी हुई है। पर हमने उसको इतना कॉमर्शलाइजेशन कर दिया कि उसमें से कल्चर तो हट ही गया, अब एग्री इंडस्ट्री हो गया है ना। अब तो उद्योग बन गया एग्री इंडस्ट्री तो बोलते हैं। अब एग्रीकल्चर धीरे धीरे हट जाएगा, एग्री इंडस्ट्रीज आ गई। तो जब एग्री इंडस्ट्रीज आ गई तो हमने तो एग्रीकल्चर हटा ही दिया, और एग्रीकल्चर हट गया तो हमारी जो जीवन शैली थी, तो हम पहले खेती इसलिए करते थे कि आपको ये जो हमारे किसान हैं इनको अन्नदाता कहा जाता है। तो अन्नदाता ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि वो उसके पीछे धरती पुत्र, भूमि पुत्र, कितने नाम दिए गए हैं किसानों को, उत्तम कृषि तक कहा गया। तो वो सब कारण ये है कि किसान सिर्फ पैसे कमाने के लिए खेती नहीं करता था। उसका उद्देश्य था कि वो खुद अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए अच्छा उगाए, और अगर ज़्यादा हो जाए तो वो और लोगों तक और समाज में बांट पाए।
और उसकी ये जिम्मेदारी, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती थी कि मैं जो उगा रहा हूँ और वो जो मैं लोगों को बांट रहा हूँ वो मेरे परिवार के सदस्य जैसे ही है, मैं उनको गलत नहीं खिला सकता। आज हम जो बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारे साथ जो उदयपुर में 350 और देश भर में जो किसान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अगर वो कोई प्रोड्यूस वैनियन रूट से हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं तो उनको ये लगता है कि ये प्रोड्यूस तो मेरे घर में ही जा रहा है। अगर आज किसान को ये लगने लग जाता है अगर मैंने कोई केमिकल डाल के किया तो मेरे ही घर में, मेरे ही परिवार में मैं गलत चीज़ देने जा रहा हूँ, उसको एक भय है। और ये पहले भय एक समाज में जुड़े, अब क्या हो गया, मंडी हो गई है ना। किसान क्या सीधा मंडी में बेचता है, उसको पता ही नहीं क्या कौन खाने वाला है, तो उसको चिंता ही नहीं है ना, वो किसी के लिए, उसको पता ही नहीं मैं किसके लिए उगा रहा हूँ। आप सब लोग भी जो भी उगाते हैं सीधा मंडियों में जाता है और मंडी में जाता है तो उसको कोई चिंता नहीं है। पर हमने ये पूरा सिस्टम बदला कि किसान का कोई भी फसल मंडी में नहीं जाएगी। हमारा सिस्टम ये कि किसान की फसल मंडी में नहीं जाएगी, उस किसान को ये पता होगा कि उसकी फसल किस शहर में जा रही है, किस कॉलोनी में जा रही है, और शहर के लोगों को ये पता होगा कि उनका प्रोड्यूस किस किसान से आया है। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक चेंज है, ये बहुत बड़ा बदलाव है जहाँ पर हम मंडी जैसी एक व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं। पर अगर हमें लगा कि ये चैलेंज नहीं किया तो जब हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर, वो एग्री इंडस्ट्री में ही बदलेगी, वो एग्रीकल्चर में, वो संस्कृति में कभी आ नहीं पाएगा। तो आज हमारे साथ देश भर के 2000 परिवार जुड़े हैं जो उनकी सारी ग्रोसरी हमसे लेते हैं। ग्रोसरी यानी उनका जो भी घर में खाने पीने का, जो दाल, आटा, चावल, गेहूं, जो भी लगता है, मिलेट्स, अनाज पुराने, तो हमारे किसान को भी ये पता है कि हमारा जो प्रोड्यूस है इन परिवारों में जा रहा है और ये परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें इसमें धोखा नहीं देना है। अगर हमने इसमें जहर डाला तो वो हमारे परिवार में ही जाएगा। तो एक ये जिसको आप कहते हैं एक सामाजिक उत्तरदायित्व उनका बन गया है, और ये सिस्टम हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो हमारी युवा पीढ़ी, अब जैसे मैं पिछले 14 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे खेती में जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज, एक तो जीएम मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज दिखता है खेती में जो भी आ रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर तो हम फिर भी जीत जाएंगे, जीएम एक बार आ गया। अभी केमिकल फर्टिलाइजर क्या है, आज आपने खेत में डाला तो एक बार जमीन उसकी आधी हो गई, पर 2-3 साल 4 साल आप काम करके उस जमीन को वापस जहर मुक्त कर दोगे। पर जीएम आ गया तो वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब हो गया कि वो वापस पुनः नहीं जा सकता उस अवस्था में, क्योंकि वो हमारे जितने भी देसी बीज हैं उसको भी बदलाव दे देगी। आज देसी बीजों में अगर आप कुछ देसी बीज के बारे में पता हो तो जैसे कि गेहूं के किसी देसी नस्ल के बारे में आप जानते हैं? गेहूं के किसी देसी बीज क्या रहे? कठिया था, शरबती नहीं है, कठिया था, और सफेद पिस्सी एक देशी गेहूं था ना। तो हमारे देश में सबसे पुराने देसी खत्म हो गए। अब अगर ये कहीं बचे भी हैं, और सपोज कि अगर हमारा कोई जेनेटिक मॉडिफाइड गेहूं आ जाता है हमारे यहाँ, तो हमारी जो देसी नस्ल बनी है उसका भी रूपांतरण कर देगा। मक्का एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमारे यहाँ सफ़ेद मक्का बहुत ही खाने में स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक होता था। आज सब जगह कहा जाता है कि मक्का जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है, मक्का है, पर मक्का तो बहुत गुणकारी था। पर हमने क्योंकि मक्का स्वीट कॉर्न खाना शुरू कर दिया, हमने मक्के में जो जिन रूपांतरित है, हाइब्रिड है, उन फसलों को खाना शुरू किया। देसी को अगर आज भी मक्का खाएंगे, पूरा देश मक्का खाता था, है ना। हम तो गेहूं तो बहुत बाद में आए, हमारे देश में पहले रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का यही खाया जाता था 12 महीने। हम तो मेवाड़ के हैं, मेवाड़ राजस्थान का दक्षिण भाग है, और जहाँ पर मक्का सबसे प्रमुख फसल है। और देसी मक्का हमारे यहाँ किसानों के पास आज भी लाल मक्का, सफ़ेद मक्का, पर्पल मक्का, काली मक्का आज भी कहीं कहीं गिने चुने एक किसान के पास मिल जाती। मैंने खुद अपने खेत में लाल मक्का लगा रखी, वो देसी मक्का है। पर जो पीली हाइब्रिड ये मक्का आई, वो प्रोडक्शन तो अच्छा देती है पर गुण में कुछ भी नहीं है। वो हमारे किसान है ना, उस पीली मक्का को अपने बकरियों को भी नहीं खिलाते। सच बोल रहा हूँ, हमें जो सरकार से फ्री बीज मिलता है जो किसानों को, वो हमारे किसान उनके जानवरों को भी खिलाना पसंद नहीं करते हैं। पर क्योंकि उनके जानवरों को भी पता है, अगर आपने एक जगह सफ़ेद मक्की रखी है और एक जगह पीली मक्की रखी है, तो वो पशु पहले सफ़ेद मक्की ही खाएगा ना। पर हमें ये हमारी समझ खत्म होती जा रही है, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ जुड़ाव छोड़ दिया। जैसे अभी सुमित्रा दीदी ने कहा था कि मैंने बच्चों को खेतों में रखा और धरती से जोड़ना सिखाया, क्योंकि धरती सबसे पहली शिक्षक है ना। तो पर हमने वो जगह, वो धरती से जुड़ाव, इसलिए हम पहचान नहीं पाते क्या सही है क्या गलत है। आज आप देखोगे जैविक चीज में कीड़ा सबसे ज्यादा पहले लगता है, पर केमिकल वालों में नहीं लगेगा। जैविक आपके पास गेहूं पड़ा है, मसूर पड़ा है, उसमें कीड़ा लग जाएगा, पर आपके पास केमिकल से उगा हुआ है उसमें कम लगेगा, क्योंकि कीड़ों को भी पता है मेरे लिए खाना क्या अच्छा है। पर हम इंसानों में अब वो समझ खत्म होती जा रही है। हमारे बुजुर्ग जब यहाँ बैठे हैं वो फिर भी समझ जाएंगे, पर नई पीढ़ी को तो कुछ भी नहीं पता। उनको तो
पहले पिज़्ज़ा पसंद आएगा। तो ये जो देसी बीजों में मैं जो बात कर रहा था कि जो हमारा देसी बीजों के अंदर जो बहुत बड़ा चैलेंज आया है, उसके साथ साथ चैलेंज आ गया है हमारी युवा पीढ़ी का, जो हमारी यूथ है ना, और जिसके लिए मुनीश जी भी बहुत चिंतित हैं कि कैसे जो युवा हैं वो आज वापस से प्रकृति से जुड़े, अपनी खेती से जुड़े। और मैं भी पिछले 14 साल में काम करते हुए देखा कि हमारे साथ जो किसान जुड़े हैं उन सब की उम्र क्या है, कोई 50 साल का है, कोई मतलब 45 से कम के किसान हमारे पास भी नहीं है ना। तो ये बड़े दुख की बात है मेरे लिए, मुझे भी बहुत दुख होता है अपने आप पे कि भाई इतने सालों से काम करते हुए हम 25-30 साल के युवा तैयार नहीं कर पा रहे। तो 2020 तक हम खुद पूरा मार्केट बनाने पे, ये सिस्टम चेंज करने में, देसी बीज लगाने में, ये सब बिजी थे। पर 2020 के बाद मुझे लगा कि यार युवा कहाँ है मेरे पूरे। मैं किसानों की लिस्ट देखता हूँ, उसमें मुझे कोई 30 साल का किसान नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगा ये तो बहुत गड़बड़ चल रही है। तो 2020 के बाद मैंने खुद खेती शुरू करी। पहले लीज पे ज़मीन ली, वहाँ पर 25 एकड़ पे हमने पूरी जैविक खेती शुरू करी, और वहाँ पर युवाओं को आमंत्रण देना शुरू किया कि भाई आप यहाँ आओ, हम आपको फेलोशिप देते हैं। मतलब आप आओ, खेत पे काम करो, और हम आपको पैसा देंगे और ट्रेनिंग भी देंगे। पर उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे कि वाकई में कितने डेडिकेटेड लोग हो, आप सच में समर्पित हो कि नहीं। तो उसका सिलेक्शन करके हमने युवाओं को तैयार करना शुरू किया। और युवाओं का खेती में आना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अगर वो युवा खेती में नहीं आ पाएंगे ना, तो हमारे देश में आज ये स्थिति आ चुकी है कि आज अगर आप जो बाज़ार से मूंग ला रहे हैं, आज अगर बाज़ार से जो हल्दी आ रही है वो हमारे देश की नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप लोग जो बाज़ार से मूंग, उड़द, हल्दी खरीद के ला रहे हो वो हम अफ्रीका से मंगा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सच है, क्योंकि हमारे देश के तो मूंग का उत्पादन ही बहुत कम हो गया है। हमारे यहाँ की हल्दी भी कम हो गई। अफ्रीका में बहुत सस्ती हल्दी मिलती है। सारे ये जो व्यापारी लोग बैठे हैं वो इम्पोर्ट करते हैं। 80-90 रुपए किलो यहाँ बिक जाती है, 50-60-70 रुपए किलो में आती है। तो सब हल्दी, तो हमारी खेती बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रही है। आज खेती इतने बड़े चैलेंज से गुजर रही है कि अगर ये युवा अगर इसमें नहीं आए तो वो, और भाई बुजुर्गों के हाथ में जो उन्होंने करना था कर लिया। युवाओं के पास वो क्रिएटिविटी है, वो सोचने की क्षमता है, वो भागदौड़ करने की क्षमता है कि वो कुछ नया सिस्टम बना सकते हैं, कुछ नई चीज़ें। आज कितने लोग बड़े बड़े स्टार्टअप बन रहे हैं, तो वो स्टार्टअप क्योंकि उनको उसमें अपना करियर दिखा। पर अगर जिनको कृषि में करियर दिखेगा युवाओं को, वो भी बहुत बड़े स्टार्टअप खड़े कर देंगे। और दिमाग की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, युवाओं के पास बहुत दिमाग है, पर वो इस जगह पर आए। शुरुआत में बहुत मुश्किल है काम करना, और उसी मुश्किल को देखते हुए लोग युवा आते नहीं हैं। पर मुझे लगता है हमने भी हम बहुत संघर्ष झेले इस काम में, आज भी संघर्ष हैं, पर हम खुश हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड है। आज मैं कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था जो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट में 60 लाख रुपए सालाना कमा रहा था। बोले यार मेरे को अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है, मैंने जॉब चेंज कर दी। मैंने कहा आप कितनी सैलरी होगी? बोले 70 लाख रुपए। मैंने कहा तो गजब हो गया। बोले यार फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा 70 लाख रुपए कमा रहे हो तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है? बोले यार क्या करो, सारे दिन वही कंप्यूटर पे सर पटकाओ, पर संतुष्टि नहीं है। फिर मैं देखता हूँ यार, भले ही मुझे पता नहीं मैं क्या कमा, मैं तो ये गुरु आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है कि सब चलता है, हमें कोई तकलीफ नहीं आ रही। आज तक हम जो काम कर रहे हैं सब बढ़ रहा है आगे। मुझे नहीं पता हम कितना कमा लेते हैं, वाकई में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुनीश जी के सामने हूँ, गुरु जी के सामने। मैंने आज तक मैं नहीं देखता कि मेरी वाकई में बिजनेस चला रहा हूँ, पर मैं ये देखता हूँ मेरे लोगों की सैलरी निकल रही, खर्चे निकल रहे हैं ना, बस मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। जो हमारी टीम है वो खुश है। तो मुझे, और मैं उन सब को देख के, हमारे किसानों को देख के खुश हूँ। किसी किसान का पैसा बकाया नहीं है, कंज्यूमर्स को कोई तकलीफ नहीं है, तो मुझे वही संतुष्टि है। भले मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, आज प्राइवेट मेरा पर्सनल बैंक बैलेंस देखेंगे तो आप आश्चर्य कर जाएंगे कुछ भी, पर हमारे काम चल रहे हैं, कहीं रुके ही नहीं ना। और मैं देखता हूँ मेरा दोस्त जो 70 लाख रुपए कमा रहा है, भले उसके बैंक बैलेंस है, पर उसको संतुष्टि ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चल रहा वो जीवन में क्या कर रहा है। और मुझे लगता है भले मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं, पर मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ रही ना, मेरा सारे काम हो रहे हैं। मुझे किसी, अगर घर में कोई तकलीफ में भी आ गया तो अरेंजमेंट हो रहा है, मतलब उसके लिए किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ रहा। तो मुझे लगता है शायद ये जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी एक ऊर्जा है, आशीर्वाद है, जो कहो उससे काम हो रहे हैं, पर संतुष्टि है ना। तो मैं चाहूँगा युवाओं को, अगर आप संतुष्ट है, आप भले ही अभी बहुत पैकेजेस के दौड़ में चले जाएं कि आज मेरे को ये डिग्री करनी है, ये नौकरी करनी है, पर अगर आप वो पैकेज भी पालेंगे ना, मैं आपको 10 साल बाद भी मिलने को तैयार हूँ। और मेरे को आप बता देना उस पैकेज के बाद आपको संतुष्टि हो रही है क्या। यहाँ पे आपके सामने बहुत अनुभव लोग मिल जाएंगे, जो कमाई से वो संतुष्टि नहीं मिलती ना, आप काम क्या कर रहे हो उससे संतुष्टि मिलती है ना। तो वो
तो वो जरूरी है। और अगर आप जब उस संतुष्टि को देखेंगे तो उसमें काम बहुत से हो सकते हैं, कोई शिक्षा में कर सकता है, कोई स्वास्थ्य में कर सकता है, पर मुझे लगता है उसमें सबसे बढ़िया काम खेती है। खेती में जो आप प्रकृति से जुड़ के जो संतुष्टि मिलेगी ना, उस संतुष्टि की कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। वो खेती की जो संतुष्टि है वो मुझे लगता है वो एक अलग ही लेवल की है। इसलिए मैं युवाओं से तो अपील करूंगा कि वो खेती में आए। बहुत सारे काम है खेती में, बीज से लेके आज पिज़्ज़ा बर्गर बनाने वाले रेस्टोरेंट चेन बन गए, तो क्या हम ऐसे सात्विक फूड की कोई चेन नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना, पर हमने कोशिश नहीं करी, क्योंकि हम क्या देखते हैं सबसे सरल है ना। वो एक अंग्रेजी में कहावत थी, वो हम बचपन में कहानी भी पढ़ते थे, वो अंगूर खट्टे हैं ना। वो लोमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंच पाई तो उसने कह दिया अंगूर खट्टे हैं, तो पर उसको जंप करना पड़ता, उसको कूदना पड़ता। तो वैसे ही हम हमेशा खेती के लिए कहते हैं यार खेती बहुत नुकसानदायक है, खेती बहुत बेकार है, पर हमने कभी उसको जंप लगाने की कोशिश नहीं करी। शायद वो लोमड़ी भी जंप लगा लेती तो उसको अंगूर मीठे लगते, पर वैसे ही है कि हमारे जो युवा हैं वो खेती या खेती से जुड़े किसी काम में आगे आना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको लग रहा है यार ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, पर आप उसको करके तो देखो, शायद जो मज़ा मुश्किल चीज़ों में आएगा वो आसान चीज़ों में नहीं है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। समय बहुत ले लिया आप लोगों का, और किसी के कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। जय जी ने नमस्ते। बहुत ही सुंदर बारीक से बारीक जानकारी सवाल जीएम के बारे में। किसी को सवाल पूछना हो तो पूछ। किसी को कोई सवाल पूछना हो, कुछ शंका, कुछ ऐसा? गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। मेरा सवाल ये था कि यदि हम उत्पादन तो कर लेते हैं जैविक में, लेकिन मार्केटिंग की बहुत बड़ी समस्या आती है, और मैं कर चुका हूँ जैविक उत्पादन, और बहुत सारे किसानों ने मेरे से गेहूँ जो खाने के लिए लिया था, उसमें एक समस्या वही आती है कि कीड़े सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसको। यदि नहीं बिकता है सीजन पे तो अगले सीजन तक उसको सहेज के नहीं रख पाते हैं, और यदि सहेज कर रखना है तो वही फिर केमिकल डालो उसमें। तो इतनी मेहनत करके उसको उगाओ और केमिकल डाल के उसको संरक्षित करो, तो मुझे लगा कोई फ़ायदा नहीं है। तो 3 वर्ष लगभग मैंने प्रयास किया और अच्छा उत्पादन लिया। नुकसान तो होता है, लेकिन उसका यदि जागरूक लोग हैं तो उसका जो भी रेट थोड़ा सा बढ़ के मिल जाता है, तो नुकसान का जो प्रोडक्शन है उसका कवर हो जाता है उसमें। लेकिन जागरूक लोगों की कमी है। लोग बाग सस्ती चीज़ें खाना पसंद करते हैं, केमिकल युक्त चीज़ें खाना पसंद करते हैं। और किसान, मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लूँ, मुझे तो आश्चर्य होता है कि हमारा ये जो क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र है और मैक्सिमम लोग किसान ही हैं, लेकिन किसान किसी विशेषज्ञ से बात नहीं करता, कृषि विभाग में नहीं जाता है, वो सीधा जाता है दुकानदार के पास। क्योंकि दुकानदार को मार्केटिंग करना है, उसको अपने प्रोडक्ट बेचना है, और वो जो दवाई बता देगा उन्होंने कहा ये डाल दो। जहाँ 1 स्प्रे की आवश्यकता है वहाँ 4 स्प्रे हो रहे हैं। 10 बीघा यदि यूरिया का जो रिकमेंडेशन है, एक पैरामीटर है, उसमें लोग 50 और 60 किलोमीटर 1 बीघा में यूरिया डाल रहे हैं। अब अपने देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने ये वर्ष ही मिलेट्स के लिए घोषित किया है कि हमारे पुराने जो खाद्यान्न थे, ज्वार, मक्का, रागी, इन पे वापस आएँ। किसानों के साथ भी बड़ी विडंबना है कि वो वापस तो आएँ, लेकिन उनका जो खर्चा है, जो मार्केट है, वो नहीं मिल पाता है। तो ये सिस्टम हो तो जाएगा, सुधर जाएगा, लेकिन ऐसे में आप जैसे लोगों की आवश्यकता है जो ये ना देखें कि बैंक बैलेंस क्या है, वो सिर्फ ये देखें कि हमारा समाज और प्रकृति कैसे बचाई जाए। आज से लगभग 30 से 40 साल पहले की बात की जाए तो मुंगावली की जब बात कर लें तो कितनी मेडिकल की दुकानें होती थी और कितनी हॉस्पिटल होती थी। मेरे ख्याल से बिरली 1-2 कोई वैद्य जी बैठते थे, बाकी तो ज़रूरत पड़ती नहीं थी। आज यदि थोड़ा सा सर्दी जुकाम या बुखार आ गया, दौड़ लगाई और सीधे अपन मेडिकल पे या डॉक्टर के पास पहुंच गए। जबकि पूर्व में क्या होता था, हमारी रसोई में इतनी सारी औषधियाँ हैं, मसाले हैं, उनसे ही ऑटोमेटिकली जरा सा लिया, काढ़ा पिया, कुछ लिया और सही हो गए। और बुखार का भी बोलते हैं, मैंने तो जैसे थोड़ा सा जैविक पे और आयुर्वेद पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और 22 साल मैं अब थोड़ा सा समय ले रहा हूँ गुरु जी, क्षमा चाहता हूँ।
दिसंबर 2002 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, मैं इंदौर में पढ़ता था। उस एक्सीडेंट में मेरे शरीर के 2 अंग, एक तिल्ली और एक किडनी, तिल्ली रप्चर हो गई थी, उसको निकाला, और एक किडनी श्रंक हो गई थी। 2003 में मैं मुंगावली आया। 2003 में 12 महीने में 16 बार मुझे मलेरिया हुआ, और वो तो मलेरिया का ट्रीटमेंट मुंगावली में सब जानते ही हैं कि क्या ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा आपका जीवन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 वर्ष, वो भी हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते लगाते, वो ट्रीटमेंट लेते लेते पूरा हो जाएगा। हमारा गांव है पास में 10 किलोमीटर खजुरिया। जब भी गांव जाएं, लौट के आएँ, तो सर्दी जुकाम बिल्कुल निश्चित है। जेब में बिल्कुल टैबलेट, जो भी पैकेज होता था सर्दी जुकाम की, उसका जेब में रख के चलते थे। अब इतने परेशान हो गए कि बिना उसके 1 सप्ताह में तो मेडिसिन लेना ही लेना है। मेरी श्रीमती जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो योग करती थी। उसी समय पर बाबा रामदेव जी का योग शुरू हुआ था। उन्होंने बोला कि आप योग करो, शायद कुछ हल निकल आए। क्योंकि इंदौर से पढ़ के आए थे, तो बाबा जी की हंसी उड़ाते थे कि अरे ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। लेकिन कहते ना, मरता न क्या ना करता। जब आदमी बीमार होता तो उसे 8 कान निकल आते हैं, हर जगह से सुनाई देता कि यहाँ चले जाओ, वो करे आओ, इधर था और करे आओ, यहाँ चले जाओ, सब जगह दौड़ लगाता आदमी। मैंने कहा चलो परेशान तो हैं, इनकी बात मान लो। 1 सप्ताह मैंने टीवी में से देख देख के योग करना सीखा, और जब गांव गया और लौट के आया तो मैंने ध्यान नहीं दिया। 2-3 दिन बाद उन्होंने ध्यान दिलाया, क्यों गांव गए थे, आपको सर्दी जुकाम नहीं हुई। और वो होता क्या था कि मेरा पानी चेंज होता था 2-4-5-10 किलोमीटर में, और मेरे को सर्दी जुकाम हो ही जाता था। तो मैंने ध्यान दिया, हाँ सही में ही मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर लगन लगी और नियमित योग सीखा, टीवी में से देख देख के। आज 2003 के बाद, और 2024 चल रहा है, 21 वर्ष में मैंने आधी टैबलेट भी एलोपैथी की नहीं खाई। तो खान पान और रहन सहन से मेरे हिसाब से 90% बीमारियों को दूर किया जा सकता है। आज जो पंजाब में क्या हाल है, एक स्पेशल ट्रेन जाती कैंसर वाली। हमारे यहाँ 30-40 साल पहले या 25 साल पहले कभी नहीं सुना होगा कोई कैंसर से मरा है। लेकिन आज छोटे से छोटे किसी गांव में चले जाओ तो 2-4 पेशेंट कैंसर के मिल ही जाएंगे। तो मेरा तो कहना यही है कि किसान भाइयों से कि कम से कम दूसरों के लिए नहीं तो कम से कम अपने परिवार के लिए तो जैविक 1 बीघा में, आधा बीघा में, 2 बीघा में इतना जैविक उत्पादन तो करें ही। दूसरा, पालीवाल जी ने बोला कि जैन समाज के लोग तो इसको छोड़ ही दें। ज़्यादातर जैन समाज के लोगों के पास खेती तो है, लेकिन वो स्वयं नहीं करते हैं। वो और ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि आप ठेके पे दे देते हो। ठेकेदार उस खेती में कई गुना ज़्यादा रासायनिक खाद मिलाता है, क्योंकि वो हमको पैसे ज़्यादा चाहिए, उसको उत्पादन ज़्यादा चाहिए। तो या तो आप ठेके पे दें, तो उनसे राइटिंग में ये कमिटमेंट करें कि भाई जो एक नियमित जो पैरामीटर है खाद मिलाने का, केमिकल खाद मिलाने का, उसको करें। यदि जो सरकार ने बोला गया था कि 10 किलो बीघा यूरिया मिलाएं, हम यदि जो पैरामीटर, जो रिकमेंडेड पैरामीटर है, उससे भी अगर रासायनिक खेती करें तो इतना नुकसान नहीं होगा। जो 100 साल में नुकसान होगा, आज की जो परिस्थिति है वो उतना 10 वर्ष में नुकसान हो रहा है। तो आप सभी से यही है कि रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग करें। और रोहित जी ने बहुत अच्छी बात कही, चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपसे जुड़ना चाह रहा हूं, और हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी जोड़ेंगे, और युवा पीढ़ी को यदि समझाएंगे तो ऐसा नहीं कि वो बाहर होंगे। क्योंकि अपने घर का कहते हैं ना कि आधी रोटी अच्छी है। तो खेती तो सब करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको मार्केटिंग और मार्केटिंग की थोड़ी सी कमी है। यदि वो मिल जाती हैं तो छोटे से स्तर से भी अगर शुरू करें तो आने वाले समय में ग्राहक भी बहुत हैं, लेकिन एक विश्वसनीयता जागृत होना बहुत आवश्यक है। यदि लोकल का व्यक्ति करे, वो खुद के सामने देखे कि भाई आप तो 1 विजिट 2 विजिट कराओ, बोनी के टाइम पे देख लो, और अगर विश्वास जम जाता है तो लोग बाग डबल रेट में भी खरीदने को तैयार हैं। किसान को तो पैसा चाहिए, यदि आसानी से नहीं मिल रहा तो वो रासायनिक खाद से ज़्यादा उत्पादन करके, आपने कहा कि मंडी जाता है, उसको कोई आइडिया नहीं किसके पास जा रहा है, तो वो क्यों करे। जब वो खुद के बच्चों के लिए रासायनिक खाद से उत्पादन कर रहा है तो दूसरों की क्यों सोचेगा।
लेकिन यदि उसको आप, हम लोग नगर में रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम 20 रुपए किलो का गेहूँ खाएं या 50 रुपए किलो का गेहूँ खाएं, कितना गेहूँ खाना है, कितनी सब्जी खाना है, इससे कई गुना ज़्यादा तो हम पैसे डॉक्टर्स को दे देते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दे देते हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अपने अपने संपर्क में, हर व्यापारी के संपर्क में 2-2, 4-4 अच्छे और ईमानदार और ऐसे विश्वसनीय किसान होते हैं, उनको आप लोग भी समझाएं, तो रोहित जी का बहुत बड़ा काम हल हो जाएगा कि भैया आप लोग जैविक उत्पादन करो, 1 बीघा में लगाओ गेहूँ, 2 बीघा में लगाओ, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पास लाओ, हम आपको दुगना पैसा देंगे। तो सब लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। इनको इस काम के लिए मान लो 10 वर्ष लगेंगे, तो वो काम आप 1 वर्ष में कर सकते हैं। तो मेरे आप सबसे यही निवेदन है कि इसको इस जो भैया ने जो शुरू किया है महाअभियान, इसमें आप सब साथ दें, मैं भी सहभागी बनूंगा भैया का। और गुरुजी को पुनः सादर प्रणाम। जय सिया राम। तो भाई साहब ने बहुत ही मतलब बहुत ही ज़रूरी बात कही ना, हॉस्पिटल का, क्योंकि कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं भी बहुत सी चीज़ें नहीं कह पाया, तो मुझे लगता है जो मैं कुछ चीज़ें छोड़ गया था वो इन्होंने कंप्लीट कर दी। और वाकई में हॉस्पिटल्स बहुत बढ़ गए हैं पहले की तुलना में, और उसमें बहुत बड़ा कारण खेती है। तो हाँ, और अभी जो इनके सवाल थे, तो इनका एक सवाल था कि खेती में मार्केटिंग सबसे बड़ा चैलेंज है। उन्होंने भी खेती शुरू करी और उनका प्रोड्यूस नहीं बिका। दूसरा इनका सवाल था कि उसमें कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है और वो रख भी नहीं सकते। तो हम ये दोनों चैलेंज हम खुद भी फेस कर चुके थे, और हमें भी पता था कि भाई खेती, जब मैंने खुद भी खेती करी, तो मुझे ये था कि मैं जो मार्केट में जो रेट मिल रहा है वो तो मेरे खर्चे भी कवर नहीं कर रहा। प्रॉफिट तो दूर की बात में, जो गांव आना जाने का पेट्रोल डीजल खर्च हो जाता वो भी नहीं तो इसलिए कि मार्केट खुद का खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी किसान अगर जैविक खेती करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको एक ग्रुप तो बनाना होगा। ये संगठन का काम है, 4 लोगों का, 8 लोगों का ग्रुप बनाए, और उसके पैरेलल, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि सबके जो व्यापारी है उनके पास कुछ अच्छे किसान हैं और व्यापारी के पास अपने खुद के अच्छे संपर्क हैं। एक लोकल मार्केट का सिस्टम है जो हमने उदयपुर में भी बनाया, और हमारे जैसे कई लोगों ने पूरे देश भर में बनाया। इस मॉडल की अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए, हम उदयपुर में इसका एक स्पेशल प्रशिक्षण कार्यक्रम कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ मार्केटिंग के बारे में बताया जाए। हमने मार्केटिंग के बारे में बहुत अनुभव, बहुत कड़वे मीठे सारे अनुभव आए हैं, और 14 साल से यही काम किया, तो समझ में भी आया। पर हमें क्या, इस मार्केटिंग में ज़्यादा आगे नहीं जाना था। हमें तो जितना करना था 2020 तक कर लिया हमने, पर हम अभी यही चाहते हैं कि जो हमने सीखा है वो और लोगों तक सिखाएं। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ बिल्कुल आप लोग आमंत्रित हैं। और दूसरा, कीड़े जो लग जा रहे हैं, तो उसमें है कि हमें टेक्नोलॉजी की भी कुछ चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा, जहाँ समन्वय बिठाना है हमारा पुराना ज्ञान और आज की टेक्नोलॉजी। तो अभी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है जिसमें आप अपने अनाज का भंडारण कर सकते हैं, जिसमें एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी जो किसान अपने पास कर सकता है वो है हर्मेटिक बैग्स आ चुके हैं। हर्मेटिक बैग्स ऐसे बैग हैं जिसमें एक अलग तरीके से प्लास्टिक बनाया जाता है। वो नुकसान नहीं करता, पर उसके अंदर ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंच पाता। सो कीड़े कब पनपते हैं, जिसमें भी हम रख रहे हैं अनाज, उसमें ऑक्सीजन गया तो वो अंडे जीव पैदा कर देंगे, पर अगर वहाँ ऑक्सीजन पहुँचा ही नहीं तो नहीं होंगे। और ऐसे बहुत सारी कोल्ड स्टोरेज की टेक्निक है जो कि सोलर से चल रही है, वो भी गाँव में एक कम्युनिटी मिल के लगा सकती है, जो हमने हमारे यहाँ गाँव में अभी हम प्रयोग कर रहे हैं। और भी टेक्निक्स है जिस पर डिटेल, पर हाँ बेसिक है। हर्मेटिक बैग्स आप देखिए जिसमें आप अनाज भंडारण कर सकते हैं, और दूसरे कुछ पारंपरिक तरीके हैं अनाज को स्टोर करने के, उस पर भी आप मेरा नंबर ले सकते हैं, अपन तब डिस्कस कर सकते हैं। जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। और भी कोई प्रश्न हो अगर हमारे किसी कृषक बंधु का? हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे भाई रोहित जी के, हमारे भाई जिला अध्यक्ष दांगी समाज रामराज सिंह जी के, जो स्वयं जुड़ना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का, हम स्वयं का भला होगा। अब समस्त धर्म सदन की ओर से पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में बार बार नमोस्तु करते हुए निवेदन है कि हे महाराज श्री, अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को उपकृत करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अहिंसा परमो धर्म की,
परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की।